नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का दोस्त, मित्र, सखा, शुभचिंतक विश्व मौर्य परिषद। आइए आज चंद्रगुप्त मौर्य के जीवनी का 21वां एपिसोड बताता हूँ, 21वां भाग। आप लोगों ने पिछले भाग में सुना कि महाराजा पौरव अपनी संपूर्ण सेना को लेकर मोर्चे पर आ गया। आगे की कहानी में प्रस्तुत करता हूँ। सिकंदर ने बड़ी बुद्धिमानी से व्यूह रचना की, अपनी सेना को 3 भागों में बांट दिया। एक क्रेटरस के नायकत्व में, दूसरी कोनोस के नायकत्व में और तीसरी सेल्यूकस के नायकत्व में। एक घुड़सवार दल का नायकत्व वह स्वयं करने लगा। क्रेटरस थोड़ी दूर आगे मोर्चे पर था। पोरस ने उसका सामना करने के लिए हाथियों को लगा दिया। सिकंदर के मोर्चे पर सबसे आगे हाथियों को किया, उसके पीछे पदाति सैन्य जिसके दोनों ओर अश्वरोही थे। अश्वरोही सेना के आगे रथ चल रहे थे। सिकंदर को हाथियों के सामने से बगल होकर आगे बढ़ने दिया। अतः वह अश्वदल के साथ दक्षिण पासरों पर खड़ा हुआ। क्रोनेस के 2 टुकड़ियों के साथ वाम पार्श्व पर खड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य सांस थामकर देख रहा था। सिकंदर ने दक्षिण पार्श्व पर आक्रमण किया और क्रोनोस ने वाम पार्श्व पर पोरस की दोनों पंक्तियां टूट गई। पोरस के अश्वदल ने हाथियों के पीछे शरण लिया। सेल्यूकस ने पीछे से आक्रमण किया। हाथियों ने शत्रु पक्ष पर आक्रमण किया, किंतु भाले और तीर से घायल होकर विचलित हो गए और पीछे हटकर अपनी ही सेना का विनाश करने लगे। कुछ दलदल में फंस गए। इस तरह सब अस्त व्यस्त हो गए। सिकंदर ने इसी समय अश्वदल पर पुनः आक्रमण कर उसकी रक्षा पंक्ति को तोड़ दिया। यूनानी सेना हाथियों के सामने से हटकर बगल हो गई और हाथियों पर बगल से प्रहार करने लगी। हाथी बेचैन हो गए, भगदड़ मच गई। पोरस की सेना अस्त व्यस्त हो गई। इसी समय सिकंदर के अश्वरोही और पैदल सेना ने पुनः आक्रमण कर सबको जर्जर कर दिया, किंतु वीर पोरस एक विशालकाय हाथी पर सवार इस समय भी अविचल भाव से भयंकर प्रहार कर रहा था। उसकी दाहिनी भुजा कट गई थी, फिर भी वह विचलित न हुआ। सिकंदर मन ही मन उसकी वीरता की प्रशंसा कर रहा था और सोचा, ऐसे वीर पुरुष का वीरता का विनाश होगा। उसने आम्भी को पोरस के पास संदेश लेकर भेजा, जिसे देखते ही एक बार पोरस की भुजाएं पुनः फड़क उठी। सिकंदर ने पुनः दूसरे दूतों को भेजा। अतः अंत में उसने सिकंदर का संदेश सुना। प्यास और थकान से क्लांत पोरस हाथी से उतरा और एक घूंट जल पीने के बाद सिकंदर के सामने आया। जिस साहस और स्वाभिमान के साथ पोरस उसके सामने उपस्थित हुआ, सिकंदर उसके अभिभूत हो गया। सिकंदर ने उससे पूछा, वह किस प्रकार के व्यवहार की आशा करता है। अदम्य साहस और निसंकोच पोरस ने उत्तर दिया। नृपोचित व्यवहार की सिकंदर नीतिज्ञ था। ऐसे वीर पुरुष की मित्रता उसके लिए गौरवप्रद होगी। सोचकर कहा, मित्रता का हाथ बढ़ाओ, तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस किया जाता है। इसके साथ ही अन्य छोटे विजित प्रदेशों के शासन का अधिकार भी तुम्हें दिया जाता है। इसके पश्चात चिनाव के पूर्वी मद्र राज्य के पौरव को भी परास्त कर सिकंदर के सैनिक शिविर यमुना के पश्चिम संपूर्ण मैदान में फैल गए। जिस स्थान पर झेलम पार किया था, वहां बुके फला और जहां पोरस को परास्त किया था, वहां निकिया नाम का नगर बसाने लगा।
चंद्रगुप्त मौर्य साधु वेश में उन पर निगाह रखे यत्र तत्र भ्रमण करता रहता। सिकंदर ने सैनिकों का मन सस्य श्यामल विस्तृत अंचल पर इतना मुग्ध हो गया था कि घबराकर भूलकर यहीं रहने की सोच लिया। यहीं सुगंधित पुष्प क्यारियां, कहीं उपवन, कहीं विशाल वन, तो कहीं अन्न का लहराता आंचल। जिस भूमि का स्वप्न उन्होंने देखा था वह साकार हो गया। ऋषियों का शांत आश्रम, भोली सुंदरियां और सरल हृदय भावुक कृषक बरबस मन को मोह लेते थे। सेना नायकों के साथ रहती उनकी पत्नियां और बालाएं भारतीय नारियों की वेशभूषा और श्रृंगार सज्जा का अनुकरण करने लगी। भारतीय नृत्य गीत पर मुग्ध होकर भारतीय नृत्य और संगीत सीखने लगी। ऋषियों, योगियों और संतों का प्रभा मंडल से आलोकित मुख, गंभीर वाणी, त्याग पूर्ण तपस्वी जीवन और दैवी ज्ञान बरबस उनको प्रभावित करने लगा। महर्षि दंडायन का आश्रम भारतीय दर्शन का शिक्षा केंद्र था। अनेक यवन कुमारियां उनके आश्रम पर जाकर साहित्य, संगीत और दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने लगी। यवन सेनापति सिल्यूकस की कन्या कार्नेलिया के तन मन में भारत भूमि इतनी रच बस गई कि वह यहीं का होकर रहने का स्वप्न देखने लगी। दंडायन के आश्रम पर जाकर नियमित रूप से भारतीय दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने लगी। चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला से निकले कई मास हो गया था। सिकंदर का राज्य यमुना के पश्चिमी मैदान तक हो गया। अब उसे आगे बढ़ने से पहले अपनी व्यवस्था बनानी थी, नई शक्ति प्राप्त करनी थी। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत सी सूचनाएं आचार्य विष्णुगुप्त मौर्य को देकर उनसे परामर्श कर कुछ नीति बनाने के लिए तक्षशिला आ गया। गुरु चाणक्य आचार्य विष्णुगुप्त के पास पहुंचा तो देखा मालव राजकुमार सिंहरण और तक्षशिला की राजकुमारी पहले ही विद्यमान है। चंद्रगुप्त मौर्य ने साष्टांग प्रणाम किया। चाणक्य ने सर पर हाथ फेरते हुए स्नेह सिक्त आशीष दिया। वत्स चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत दिनों बाद लौटे, कहो क्या स्थिति है? मित्रों, चाणक्य ने चिंतित स्वर में पूछा। मित्रों, आज की एपिसोड बस यहीं तक। आगे का एपिसोड मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए मौर्य शासक परिवार यूट्यूब चैनल पर। विश्व मौर्य परिषद के साथ जुड़े रहिए और नियमित रूप से फॉलो करते रहिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। चलिए मित्रों, देखिए, बुक तो बहुत लोग पढ़ लेते हैं। ये जो आपको बताया जा रहा है, ये पुस्तक कई पुस्तकों का समावेश बताया जा रहा है, तो इसको बहुत ही सरलता से ना लीजिए, बहुत ही बारीकी से समझिए और बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए कि इसमें बताया क्या जा रहा है, समझाया क्या जा रहा है। इसके लिए विश्व मौर्य परिषद संगठन से जुड़ना ना भूलें। विश्व मौर्य परिषद संगठन से जुड़ने के लिए इसमें एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। उस पर आप अपना आधार कार्ड, अपना मोबाइल नंबर, अपना फ़ोटो सेंड करें और सदस्यता प्राप्त करें, बिल्कुल निःशुल्क। और पूरे भारत में विश्व मौर्य परिषद ऐसा प्रथम संगठन है जो मौर्य वंश को सच्ची राह दिखाएगा और सर्वश्रेष्ठता की तरफ ले जाएगा। ऐसा मार्ग बनाएगा, ऐसा मार्ग बना रहा है जहाँ कोई भी चीज़ असंभव नहीं होगा, सब कुछ संभव होगा, सब कुछ संभव होगा, सब कुछ संभव होगा। मित्रों, चाहे टाइटल आप कोई भी लगाइए, परंतु मौर्य के नाम पर एक हो जाइए। माँ भारती के सम्मान में, अखंड भारत के निर्माण में आइए, विश्व मौर्य परिषद के साथ अपना अपना भागीदारी निभाइए। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए और अच्छी भावना रखिए। अच्छा सुनिए, अच्छा बोलिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए। ठीक है। सत्यमेव जयते। जय जय भारत। जय मौर्य वंश, अखंड भारत। जय हिंद, वंदे मातरम।